हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीड क्लासेस सोनी जी चौमू पे। दोस्तों, थर्ड ग्रेड के लिए हमने साइंस स्टार्ट की थी। उसमें केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट कार्बन तथा उसके यौगिक के पार्ट थर्ड कंप्लीट हो चुके थे। दोस्तों, आज हमारा इसका पार्ट फोर्थ स्टार्ट होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमने राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करा दिया है, साथ ही साथ ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर दी है दोस्तों, जिसमें 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और आगे निरंतर वीडियो बनते जा रहे हैं और हम आपके सामने लाते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज हमारी ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों, आपकी एनसीईआरटी की बुक में कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक दे रखे हैं, जिनमें पहला है एथेनॉल और दूसरा है एथेनोइक अम्ल। सबसे पहले है एथेनॉल। एथेनॉल का दोस्तों जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? OH होता है। क्या होता है? OH। भाई एथेनॉल सब जानते हो आप, ध्यान है ना। कैसी अवस्था में पाया जाता है? ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका गलनांक होता है 156 केल्विन और इसका क्वथनांक होता है 351 केल्विन। गलनांक तो कितना हुआ? 156 और क्वथनांक कितना हुआ? 351। ठीक है। गलनांक और क्वथनांक में अंतर भी अगर आपको पूछ ले तो लगभग आप बता सकते हो 200 के समथिंग आएगा, है ना। 195 200 के समथिंग। ठीक है। तो एथेनॉल को एल्कोहल भी कहा जाता है। यार पिंट्यो, दारू वारू पिएगे वो पिंट्यो, लाल ढक्कन, नीलो ढक्कन, 40 रुपये 45 रुपये मैं पीऊँ को नहीं बताऊँ थाने, सही है ना। ये सभी एल्कोहली पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव है। जैसे आप खांसी की दवाई लेते हो, उसमें सिरप के रूप में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक अच्छा विलायक होता है दोस्तों। तभी तो जो अल्कोहल पीने वाले हैं इसमें क्या मिलाते हैं? पानी। पानी के अंदर अल्कोहल नहीं मिलाते, अल्कोहल में पानी मिला के पीते हैं वो, इसलिए ये क्या है? एक अच्छा विलायक। इसका उपयोग टिंचर आयोडीन बनाने में, किसमें? टिंचर आयोडीन बनाने में किया जाता है दोस्तों। किसमें किया जाता है रे? टिंचर आयोडीन बनाने में। कफ सिरप में, किसमें? कफ सिरप में, टॉनिक के रूप में, औषधियों में इसका प्रयोग किया जाता है। एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिला सकते हैं। आपने देखा होगा पीने वालों को, कोई तो बिना पानी मिलाए डकार जाते हैं, कोई आधे गिलास में पानी लेते हैं फिर उसमें मिला के पी जाते हैं, कोई एक गिलास में 1 ढक्कन मिला के पी जाता है। ठीक है ना। तो इसका आधार क्या हुआ कि इसमें कितना भी पानी मिला लो आपकी मन की इच्छा के अनुसार। ठीक है। शुद्ध अल्कोहल की थोड़ी सी भी मात्रा अगर कोई पी ले तो ये घातक सिद्ध हो सकती है और इससे मृत्यु भी हो सकती है। क्या हो सकती है? मृत्यु। आप तो ये ध्यान रखना, इसका जो उपयोग है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो आपका टिंचर आयोडीन बनाने में, एक आपका कफ सिरप में और औषधियों में। ठीक है। एथेनॉल की कुछ अभिक्रियाएं दे रखी है दोस्तों। सबसे पहले है सोडियम के साथ अभिक्रिया। सोडियम के साथ आपका एथेनॉल अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस क्या करता है? मुक्त करता है दोस्तों। क्या करता है? मुक्त करता है और आयन बनाता है सोडियम एथोक्साइड। मतलब यहाँ पर आपका जो H है उसे आप बाहर कर दो और Na को जोड़ दो। ये आपकी एथेनॉल की अभिक्रिया हो गई। किसके साथ? सोडियम के साथ। इम्पोर्टेंट लाइन तो एक ही बनती है भाई, क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अम्ल भी धातु से क्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस। तो एल्कोहल भी क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। आगे है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे बनाए भाई एथेनॉल से? तो दोस्तों, एथेनॉल को आप लो और उसमें सांद्र H2SO4 443 केल्विन ताप पर डालो तो आपका यहाँ से तो H निकलेगा। क्या निकलेगा? H। यहाँ से तो आपका क्या निकल जाए? H और यहाँ से क्या निकल जाएगा? OH। दोनों मिलके बनाएंगे H2O और बीच में आपका क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। मतलब यहाँ से 2 सिंगल बॉन्ड टूटेंगे और एक क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। यानी क्या प्राप्त हो जाएगी? आपकी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी
एल्कीन प्राप्त हो जाएगी। 400 केल्विन ताप पर एथेनॉल H2SO4 के साथ गर्म करने पर निर्जमीकृत यानी निर्जलीकृत यानी जल बाहर निकाल के क्या बनाता है? एथीन। क्या बनाता है? एथीन। तो सोडियम के साथ तो क्या देता है ये? हाइड्रोजन। और एथेन बनाने के समय क्या देता है? साथ में जल देता है। इस अभिक्रिया में H2SO4 निर्जली कारक की तरह कार्य करता है। किसकी तरह? निर्जली कारक की तरह। और जल को अलग कर देता है। अरे किससे? एथेनॉल से। किससे अलग कर देता है? एथेनॉल से। दोस्तों एल्कोहल के कुछ प्रभाव भी है भाई। प्रभाव तो है ही, तब तो नारिया जाती है भाई ठेके के ऊपर। बंद करो इन, हमारा मोटियार ने बिगाड़ दिया। बोला है कौन? बोला है? बोला है ने भी। इनके कुछ कुप्रभाव होते हैं, क्योंकि कोई पितर वितर बन जाए, कोई मर जाए ज़्यादा दारू पी ले जाना है ना। ठीक है। अधिक सेवन करने से उपपचाई क्रिया खराब हो जाती है, मतलब खाना खाते ही उसकी उल्टी होने लग जाती है, आंत वांत खराब हो जाती है, उसकी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी कमज़ोर हो जाता है, वो भूलने लग जाता है चीज़ें, उसका दिमाग विमाग संतुलन नहीं रहता। पीने के बाद में किसी को भी तो गाली निकाल दे, किसी से भी लड़ ले भाई। तभी तो बोलते हैं पिए हुए के सामने ज़्यादा शाने मत बनो, कमज़ोर बन के चले जाओ। पिए वाला भाई अपने आप में प्रधानमंत्री बन जाता है। दोस्तों मेथेनॉल एथेनॉल से भी अधिक खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि इसकी थोड़ी सी मात्रा से भी मृत्यु हो जाती है। यकृत में मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनेल बना लेता है, और मेथेनेल अपने शरीर के लिए क्या होता है? हानिकारक। दोस्तों आपको पूछे मेथेनॉल एथेनॉल से हानिकारक है क्यों? क्योंकि यकृत में मेथेनॉल ऑक्सीकृत हो जाता है और क्या बनाता है? मेथेनेल बनाता है। क्या बनाता है भाई? मेथेनेल। मेथेनेल से आदमी अंधा भी हो सकता है। क्या हो सकता है? अंधा। तो आपको एक प्रश्न और मिल गया कि एथेनॉल से मेथेनेल या मेथेनॉल से मेथेनेल बनाने की क्रिया क्या होती है? ऑक्सीकरण होती है ना भाई, ऑक्सीकृत होकर ही बना रहा है। और ये क्या होता है? हानिकारक। एल्कोहल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है। इसकी पहचान के लिए इसमें रंजक मिलाया जाता है, और रंजक इसका रंग कैसा कर देता है? नीला। इसे बोलते हैं विकृत एल्कोहल। मतलब आपको अगर कोई वाइन दिख रही है वो कलरफुल है, तो उसे क्या बोल देंगे अपन? विकृत एल्कोहल बोल देंगे। क्या बोल देंगे भाई? विकृत एल्कोहल। इसके अलावा क्या उपयोग है सर इसके? तो दोस्तों ईंधन के रूप में भी एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सबसे ज़्यादा सक्षम होता है। मतलब आपके पास अगर सूर्य की ऊर्जा आ रही है तो गन्ना लियो, क्यों? सूर्य की ऊर्जा को किस में बदल देगा? रासायनिक ऊर्जा में। किस में? सॉरी, रासायनिक ऊर्जा में। गन्ने का रस मोलेलस या सीरा बनाने में प्रयुक्त होता है। किसमें? मोलेलस या सीरा, जिसका किण्वन प्रक्रिया के द्वारा क्या बनाया जाता है? एल्कोहल। मतलब गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदल के मोलेलस बनाता है, और इस मोलेलस का जब किण्वन किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? आपका एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल। एल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर स्वच्छ ईंधन के रूप में उपयोग होता है, और यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने पर O2 या CO2 तथा H2O उत्पन्न करता है। सॉरी, क्या उत्पन्न करता है? CO2 तथा H2O। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैटर अगर आपको पसंद आ रहा है तो, अदरवाइज आपकी इच्छा है करो या ना करो, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है एक एक लाइन को आपके सामने एक्सप्लेन करने की। और NCERT की आप बुक उठाओगे आपको पता चल जाएगा सर ने कुछ नहीं छोड़ा, साथ में RBSC को भी। दूसरा कार्बनिक यौगिक था दोस्तों आपका एथेनोइक अम्ल, और एथेनोइक अम्ल को कहते क्या है भाई? एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल। दोस्तों ये रीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि सिरका क्या है? तो एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को ही क्या कहा जाता है? सिरका। इसका उपयोग किया जाता है अचार के परिरक्षक के रूप में। अचार परिरक्षक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है भाई?
सिरका का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका गलनांक होता है 290 और क्वथनांक होता है 351। एल्कोहल का 156 और 351 फटाता, इसका है 290 और 391। ठीक है, ये आप स्टार लगा लेना। ठंडी जलवायु में एथेनोइक अम्ल है, क्या है, एथेनोइक अम्ल वो जम जाता है, इसीलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ठंडी जलवायु में भाई एसिटिक अम्ल क्या, हम भी जम जाते हैं, तो एसिटिक अम्ल अगर जम जाएगा तो ग्लेशियल यानी बर्फ की तरह होता है, तो एसिटिक अम्ल तो ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल अम्ल होता है भाई, क्या होता है, दुर्बल अम्ल। CH3COOH ये दुर्बल अम्ल होता है, आप भी जानते हो। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाने वाला कार्बनिक यौगिकों के समूह का अभिलक्षण इसकी अम्लीयता है, मतलब इसको कार्बोक्सिलिक समूह कहा जाता है। और ये किसको दर्शाता है भाई, अम्ल को। अम्ल भी कौन सा, दुर्बल अम्ल। दोस्तों जो खनिज अम्ल होते हैं आपका HCl, वो पूर्णतः क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। क्या होता है, पूर्णतः प्रबल अम्ल, यानी यह पूर्णतः आयनित हो जाता है। लेकिन CH3COOH क्या होता है भाई, दुर्बल अम्ल। दोस्तों एथेनोइक अम्ल की जो अभिक्रियाएं हैं उनका अध्ययन हम करते हैं। सबसे पहले एस्टरीकरण। दोस्तों इसमें एक तरफ तो आपका होता है अम्ल, एक तरफ होता है एल्कोहल, बनता क्या है, एस्टर बनता है। जैसे एथेनोइक अम्ल मैंने ले लिया 2 कार्बन का और एथेनॉल ले लिया, ठीक है, अरे लिया कि नहीं लिया, ले लिया। यहाँ से तो आपका क्या जाएगा, OH, क्या जाएगा, OH। यहाँ से आपका क्या गया, H, क्या गया, H, और बार क्या हो गया आपका H2O। ठीक है, ये तो आपका कार्बोक्सिलिक समूह हो गया, और ये आपके अल्कोहल वाला पार्ट आ गया, और क्या बन गया, एस्टर बन गया। मतलब अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, एस्टर। और एस्टर की जो गंध होती है वो मृदु होती है, कैसी, मृदु। इसीलिए तो इसका उपयोग किस में किया जाता है, सेंट, वैन, परफ्यूम DOVO में किया जाता है भाई। आप बोलते हो ना मोगरा की खुशबू वालों दीजिए, गुलाब की खुशबू वालों दीजिए, उसी में इसका प्रयोग किया जाता है। एस्टर NaOH के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, एल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। साथ में क्या बनाता है, सोडियम लवण। मतलब जो ये एस्टर है, अगर उसकी आप वापस अभिक्रिया कराओगे NaOH के साथ, तो एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या बनाएगा, ये सोडियम लवण बनाएगा। और इस अभिक्रिया को बोलेंगे अपन साबुनीकरण। इसका अध्ययन हम आगे भी करेंगे, क्योंकि साबुन और अपमार्जक में है, क्योंकि इससे क्या प्राप्त किया जाता है, साबुन। मतलब आप तो ये ध्यान रखो, एस्टर की अभिक्रिया अगर आप NaOH के साथ कराओगे तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, आपकी साबुनीकरण। साबुन दीर्घ श्रृंखला युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। क्या होते हैं, सोडियम तथा पोटेशियम लवण। जैसे आपका ये क्या है, एस्टर, इसकी अभिक्रिया कराई NaOH के साथ, किसके साथ, NaOH के साथ, तो ये तो आपका प्राप्त हो गया एथेनॉल। ठीक है, इसमें क्या जुड़ जाता है दोस्तों, Na, तो ये साबुन प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है, साबुन। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, आपकी साबुनीकरण। जो आपका अम्ल है वो क्षारक के साथ अभिक्रिया करा के क्या करेगा भाई, लवण तथा जल बनाएगा। देख लो, ये तो आपका क्षार, ये आपका अम्ल, ये लवण बन गया, और ये क्या बन गया, जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लवण तथा जल। कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करा के क्या देता है, लवण CO2 और H2O देता है। मतलब कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराओगे तो आपको CO2 गैस उत्सर्जित करेगा। क्या करेगा, CO2 गैस उत्सर्जित। और जो लवण बनेगा उसे क्या बोलते हैं अपन, सोडियम एसीटेट। क्या बोलते हैं भाई, सोडियम एसीटेट। दोस्तों अगर आपको रियल में मैटर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे है हमारा साबुन तथा अपमार्जक। क्या है, साबुन तथा अपमार्जक। साबुन, सबसे पहले क्या है, साबुन। यह सबसे पुराना अपमार्जक है दोस्तों। कार्बन 12 से लेकर कार्बन 18 कार्बन परमाणु वाले वसा अम्लों जैसे स्टेरिक अम्ल,
स्पोमेटिक अम्ल तथा ओलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। क्या साबुन, तो आप तो ये ध्यान रखना, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। इन वसा अम्लों को क्षार जैसे NaOH या KOH के जलीय विलयन के साथ गर्म करके बनाए जाते हैं दोस्तों। और यह क्रिया कहलाती है आपकी साबुनीकरण। वहाँ पे सोडियम एसीटेट बन रहा था, यहाँ पे एल्किल समूह बड़ा ले लिया, वही बात है, वही अभिक्रिया हो गई ना साबुनीकरण वाली। तो दोस्तों ये आपके उच्च वसीय अम्ल ले लो, क्या है उच्च वसीय अम्ल, और ये आपका क्या है NaOH। तो दोस्तों यहाँ पे आपका RCOOR के साथ तो Na आ जाएगा, यहाँ से आप तोड़ोगे, ठीक है, और इसके साथ क्या जुड़ जाएंगे OH। तो ये तो आपका प्राप्त हो जाएगा आपको ग्लिसरॉल। कितने अणु हैं भाई, 3, तो 3 RCOONA, RCOONA, और ये क्या होता है आपका साबुन प्राप्त होता है। मतलब उच्च वसीय अम्लों की अभिक्रिया जब NaOH के साथ करवाते हैं तो साबुन तथा ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। जो आपका यौगिक प्राप्त हुआ है एसीटेट वाला, साबुन वाला, उसकी अभिक्रिया आप NaCl के साथ कराओगे तो क्या हो जाएगा, साबुन अलग हो जाएगा। केवल उच्च वसीय अम्लों के ध्यान रखना, ये नहीं है कि आप किसी का भी एसीटेट ले लो, केवल उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवणी क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं, इसीलिए इनका प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है। इनमें भी सबसे इम्पोर्टेंट है जो पोटेशियम साबुन होते हैं वो मृदु होते हैं। जैसे आपका शेविंग करने वाला या शैम्पू आप जो करते हो वो कौन से साबुन होते हैं, पोटेशियम साबुन। और अगर आपको पियर्स जैसे आर पार दिखने वाली साबुन बनानी है, पारदर्शी साबुन बनानी है, तो उसमें ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किसका, ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। साबुन मृदु जल में सफाई का कार्य करता है लेकिन कठोर जल में नहीं। मतलब साबुन की एक कमी आ गई भाई, क्या आ गई कमी, क्या कि साबुन कठोर जल में क्रिया नहीं करता। अब क्यों नहीं करता उसका रीजन भी सुन लो। कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण होते हैं। क्या होते हैं, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयन या लवण होते हैं। आपको पूछा जा सकता है जल की कठोरता का कारण क्या है, तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयन जो साबुन के आयनों को प्रतिस्थापित कर देते हैं और जल में अघुलनशील होते हैं और अवक्षेपित बना जाते हैं। क्या बना जाते हैं, अवक्षेप बना जाते हैं दोस्तों। इसीलिए साबुन की क्रिया कठोर जल में कपड़े को साफ नहीं कर पाती है दोस्तों। क्या नहीं कर पाती है, साफ। आपको पूछा जा सकता है, ये 8th क्लास की बुक से उठाया गया है कि साबुन का जलीय विलयन कैसा होता है, तो प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से मिला हुआ। मतलब क्षारीय होता है, क्या होता है, माध्यम क्षारीय, जिसमें प्रबल तो क्षार होता है और दुर्बल अम्ल होता है दोस्तों। आगे है अपमार्जक। अपमार्जक साबुन जैसे ही होते हैं परंतु कठोर तथा मृदु दोनों प्रकार के जल में कार्य करते हैं। कठोर और मृदु में अपमार्जक सोडियम एल्किल सल्फेट, ध्यान रखना वो पोटेशियम लवण थे और सोडियम लवण थे। ये सोडियम एल्किल सल्फेट, सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। क्या होते हैं, सोडियम एल्किल सल्फेट तथा सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। इसमें सोडियम आयन कैल्शियम आयन व मैग्नीशियम आयन से प्रतिस्थापित होकर कैल्शियम व मैग्नीशियम सल्फोनेट बनाते हैं, जो जल में क्या होते हैं, घुलनशील। इसीलिए ये क्या नहीं होते हैं दोस्तों, अवक्षेपित नहीं होते हैं। क्या बनाते हैं ये दोस्तों, कैल्शियम मैग्नीशियम का क्या बना देते हैं, सल्फोनेट। ये जल प्रदूषण करते हैं क्योंकि जीवाणु द्वारा इनका आसानी से अपघटन नहीं होता। अगर आपको पूछे भाई साबुन और अपमार्जक में कौन अच्छा है, तो आप ऐसे मत बोलना सर अपमार्जक अच्छा है, साबुन अच्छा है, क्योंकि अपमार्जक का जल अपघटन नहीं हो पाता है, जीवाणुओं के द्वारा अपघटन नहीं हो पाता है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है। इसीलिए ठीक है दोस्तों, जैसे साबुन का जलीय विलयन कैसा था, अम्लीय, तो दुर्बल और प्रबल क्षारीय, यानी टोटल माध्यम तो क्षारीय था, तो कि उसमें प्रबल क्षार और दुर्बल क्या था, अम्ल था। उसी प्रकार जो
आपका अपमार्जक का जलीय विलयन है उसमें दोनों ही प्रबल होते हैं, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, यानी क्या हो जाएगा, ये उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदासीन। दोस्तों साबुन हो चाहे अपमार्जक हो, क्या साबुन हो चाहे अपमार्जक हो, सफाई करनी होगी तो मिसेल बनानी होगी। तो साबुन तथा अपमार्जक में सफाई की क्रिया मिसेल बनाकर की जाती है। मिसेल निर्माण कहता होता है। दोस्तों साबुन हो या अपमार्जक हो, दोनों में मिसेल निर्माण कैसे होता है उसके बारे में ध्यान से पढ़ लेना है, बारीकी से लिया गया है। साबुन तथा अपमार्जक द्वारा मिसेल बनाकर शोधन की क्रिया होती है। किसकी, शोधन की क्रिया। किसके द्वारा, साबुन और अपमार्जक के द्वारा क्या बनाकर, मिसेल बनाकर। अब कैसे बनती है वो देखो। सर्वप्रथम जो आपका ये साबुन है इसका क्या होता है, अपघटन होता है। अपघटन होके Na+RCOO- हो जाता है। दोस्तों R आपको पता है एल्किल समूह है, तो एल्किल समूह को मैं ऐसे लिख सकता हूँ पूंछ की तरह, और ये आपका चेहरा बन गया यानी मुंह की तरह। ठीक है, इसमें आयन है तो ये कैसा भाग हो गया भाई, ध्रुवीय, और साथ के साथ में आयनिक। ठीक है, इसमें है क्या कोई, ये तो आयनाइनिक हो गया और हाइड्रोकार्बन वाला भाग, क्योंकि एल्किल समूह क्या होता है, हाइड्रोकार्बन वाला ही होता है। दोस्तों ये माइनस वाला क्या होता है, जल को प्यार करता है भाई, लव करता है। लव क्या करता है, जल को लव करता है, मतलब जल स्नेही होता है। ये जल को क्या करता है, लव करता है, यानी जल स्नेही होता है। लेकिन ये जो आर वाला समूह होता है ये लव को बोलता है आई हेट यू। क्या बोलता है, आई हेट यू, यानी इसका विरोध करता है। तो ये क्या हो गया, जल विरोधी समूह है। तो आपको पूछे कि जल स्नेही समूह कौन सा होता है, तो ध्रुवीय भाग तो जल स्नेही होता है, और अध्रुवीय भाग यानी अनायनिक भाग क्या होता है, जल विरोधी होता है। इसी को मैंने लैंग्वेज में आगे समझा रखा है। हाइड्रोकार्बन वाला भाग जल विरोधी यानी आई हेट यू, और ध्रुवीय भाग जल स्नेही यानी आई, समझ जाओ। अब मैं भाई किसी को बोलूँ नहीं, कोई सुन रहा हो उसको लगे तो और कि भाई मैं उसको बोल दिया, समझदार हो ना आप, इसलिए। आगे है मिसेल में जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है दोस्तों वो तो अंदर होता है, और जो ऋणावेशित वाला भाग होता है वो कहाँ होता है, बाहर। ये देख लो आपका, ये तो कपड़े की गंदगी आ गई। ये हाइड्रोकार्बन वाला भाग है जो जल विरोधी है, वो तो इस गंदगी के ऊपर है, और ये बाहर जो ऋणावेशित भाग है, ठीक है, ये क्या है आपका जल स्नेही। ये दोस्तों सारे के सारे कैसे होते हैं, ऋणात्मक। ऋणात्मक होते हैं तो इनमें क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण हो जाएगा तो ये एकदम से बाहर चले जाएंगे। एकदम से बाहर चले जाएंगे तो भाई अपने साथ गंदगी भी ले जाएंगे, और कपड़ा क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। यहाँ पे आपको दो प्रश्न बनते हैं कि हाइड्रोकार्बन वाला भाग तो होता है जल विरोधी, ध्रुवीय भाग होता है जल स्नेही। हाइड्रोकार्बन वाला भाग अंदर की ओर होता है, और ऋणावेशित वाला भाग जो है दोस्तों वो बाहर की ओर होता है, और ये मिलकर एक संरचना का निर्माण करते हैं। वो क्या होती है, मिसेल। और यही क्या है, आपकी मिसेल है दोस्तों। क्या है, मिसेल। अरे क्या है, मिसेल है। सभी मिसेल ऋणावेशित यानी समान आवेश की होती है, अतः अवक्षेपित नहीं होती, और कपड़ा साफ हो जाता। अभी मैंने बताया था सारे के सारे नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा, वही प्रतिकर्षण, और कपड़ा क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। दोस्तों जितना आपने पढ़ा है उससे रिलेटिव जैसे ही अपने सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे मैं ऑब्जेक्टिव ज़रूर लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। आगे हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट। क्या करेंगे, सेकंड यूनिट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय